जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी। बच्चों, मैं विशाल गुप्ता, आपका जीएस फैकल्टी। हमने जो एनडीएस सीडीएस के फ्री बैचेस स्टार्ट करे हैं फॉर 2025, उसमें मैं आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट ले रहा हूं। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल हर क्लास से पहले देता हूं दैट मैंने ऑलरेडी पॉलिटी के लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। ग्राउंड जीरो इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे हमारे पॉलिटिकल लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। बाकी टीचर्स भी जो हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और बाकी आगे भी ये हम कैरी ऑन कर रहे हैं। हमारा जो ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो चल रहा है कॉस्मोलॉजी, और मैंने इससे प्रीवियस क्लास में बेटा ऑलरेडी पढ़ा दिया था अबाउट दी इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, एंड इवन मैंने आपको यूनिवर्स के इवोल्यूशन को लेकर के जो थ्योरीज हैं वो भी मैंने आपको बताई थी, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था अबाउट द जियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, हमने जियोसेंट्रिक थ्योरी, उसके बाद हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, और उसके बाद जो मॉडिफिकेशन आते चले गए हमने उस पर बात करी थी। और लेटर ऑन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट द बिग बैंग थ्योरी गिवन बाय जॉर्ज लेमेटेयर। एंड देन हमने बात करी थी द अर्ली थ्योरीज रिलेटेड टू इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम, और उस थ्योरीज में हमने ऑलरेडी ब्यूफॉन हाइपोथेसिस पढ़ लिया दैट अ कॉमेट गॉट कोलाइडेड विद द सन, यानी कि एक धूमकेतु सूरज से जो है टकराया। और उसके बाद फिर हमने पढ़ी थी इमैनुअल कांत की थ्योरी। तो आज हम थर्ड थ्योरी पढ़ने वाले हैं। पहली थी बेटा ब्यूफॉन्स ओके हाइपोथेसिस, सेकंड थी आपकी इमैनुअल कांत, और आज हम पढ़ने वाले हैं लाप्लास की थ्योरी जो मॉडिफिकेशन था, एंड दैट इज योर थर्ड थ्योरी, जिसको कहा जाता है नेबुले हाइपोथेसिस गिवन बाय लाप्लास 1796। देखो, अगर हम बात करते हैं इमैनुअल कांत और लाप्लास की थ्योरी के बारे में, तो आप ध्यान रखना, जो कांत की थ्योरी आई थी और जो आपकी लाप्लास की थ्योरी आई, ठीक है, पहली चीज इसको बोला गया गैसियस हाइपोथेसिस, पहला डिफरेंस तो आप ध्यान रखना नाम का, जबकि इसको क्या बोला गया, इट वाज कॉल्ड एज नेबुले हाइपोथेसिस। ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस। दूसरा, दोनों में समानताएं हैं, सिमिलैरिटीज हैं, केवल दो डिफरेंस आपको नजर आएंगे। कांत हाइपोथेसिस में हमने पढ़ा था दैट देयर वाज अ क्लाउड, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, इट वाज रिवॉल्विंग अराउंड सन, और उन्हीं से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से रिंग्स सेपरेट होनी शुरू हुई। ओके, तो जो रिंग्स का कंसेप्ट है कांत ने दिया, और जो रिंग्स का कंसेप्ट लाप्लास ने दिया, केवल ये एक डिफरेंस दोनों में आता है, अदरवाइज सब कुछ सिमिलर है। इसको हमने नेबुले क्यों दिया, क्योंकि जो लाप्लास थ्योरी थी उसमें लाप्लास ने यह बोला कि भाई जो डस्ट गैस का एक बहुत बड़ा क्लाउड था, उसको इन्होंने नाम दिया था नेबुले। क्या नाम दिया था? नेबुले। उन्होंने उस पर्टिकुलर पार्टिकल्स को, सॉलिड कोल्ड मोशनलेस पार्टिकल्स को नाम दिया था नेबुले। देखो मैंने यहां पे मेंशन किया है, पहले इसको रीड करते हैं। देखो, द सन वॉज सराउंडेड बाय अ सोलर नेबुले, तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया नेबुले, और नेबुले में क्या था? कंटेनिंग हाइड्रोजन, हीलियम, डस्ट, फ्रिक्शन एंड कोलिजन ऑफ पार्टिकल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिस्क। यानी कि एक नेबुले था जिसके अंदर हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट था, फिर उसमें क्या हुआ? फ्रिक्शन और कोलिजन की वजह से पार्टिकल्स ने जो है एक डिस्क शेप क्लाउड का फॉर्मेशन किया, और ये जो कोलिजन हुआ, फ्रिक्शन हुआ, कोलिजन से फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से हीट, हीट से टेम्परेचर, तो उन्होंने सजेस्ट किया था दैट ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड कंडेंसेशन ऑफ गैसियस नेबुले, क्योंकि जैसे जैसे गैसियस नेबुले ठंडा होने लगा तो उसका साइज डिक्रीज होने लगा, वॉल्यूम डिक्रीज होने लगी, तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई। वेलोसिटी ऑफ द हॉट गैसेस स्पिनिंग द नेबुले इंक्रीज ट्रिमेंडसली, और जब वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो अब देखो यहां पर ये आपका एक नेबुले क्लाउड दिखा रखा है, दिस इज अ नेबुले क्लाउड। उसमें ये सेल्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और वो एक डिस्क जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है। देखो, ठीक है, तो लिखा है सेल्फ ग्रेविटी कॉन्ट्रैक्ट्स अ गैस क्लाउड, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पुल्स द क्लाउड इनटू अ डिस्क। जब कोई पर्टिकुलर चीज रोटेट करती है
तो वो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए या तो वो रेडियस बढ़ाएगी या वेलोसिटी बढ़ाएगी, है ना। तो उसके लिए वेलोसिटी बढ़ी और डिस्क रोटेट करने लग गई, और रोटेट करते करते सेंट्रल मास में जो मैटर इकट्ठा हुआ, डेंस मैटर, वो बना प्रोटोसन, ठीक है। और उसके बाद उसके चारों तरफ जो लूज पार्टिकल्स थे उससे रिंग बनी, और उस रिंग में धीरे धीरे जो पार्टिकल्स थे वो क्लम्प होते चले गए, उससे बना प्रोटोप्लैनेट, प्रोटोप्लैनेट से बना प्लैनेटेसिमल, प्लैनेटेसिमल से शुरुआत हुई प्लैनेट की, ठीक है। तो ये तो एक पिक्चर की फॉर्म में मैंने आपको बताया। अभी क्या बोलते हैं वो, देयर वॉज अ ग्रेजुअल लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द आउटर सरफेस। जो आउटर सरफेस था वो ठंडा होने लगा। जब ठंडा होने लगा तो क्या हुआ, सर्कुलर मोशन में द ग्रेजुअल कूलिंग कॉज कॉन्ट्रैक्शन इन साइज, क्योंकि जब चीज ठंडी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट करती है, साइज कम हुआ तो ऐसे में रिडक्शन इन साइज एंड वॉल्यूम की वजह से वेलोसिटी जो है बढ़ गई। उसका परिणाम क्या निकला, उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था वो एक्सीड कर गया। किसको एक्सीड कर दिया, वो बढ़ते बढ़ते सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्सीड कर गया, और जब वो सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्सीड कर दिया यानी कि बढ़ गया, ज्यादा हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो थी वो सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा हो गई, तो ऐसे में एक रिंग ऑफ मास सेपरेट हुई उस नेबुले से और ट्रांसफॉर्म हुई इनटू अ प्लैनेटरी बॉडीज। तो प्लैनेट्स फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये जो क्लाउड है वो डिस्क बना, डिस्क से रोटेट होते होते सेंटर में एक प्रोटोसन का निर्माण हुआ, प्लस एक आउटर रिंग सेपरेट हो गई। आउटर रिंग क्या हुई बेटा, सेपरेट हो गई, और जो आउटर रिंग सेपरेट हुई उसी आउटर रिंग में रोटेट करने वाले जो पार्टिकल्स थे, रोटेट कर रहे पार्टिकल्स के क्लम्प होने से, एक्रीशन होने से, एक्रीशन का मतलब होता है इकट्ठा होने से, धीरे धीरे पहले बना प्रोटोप्लैनेट, क्या बना पहले बना प्लैनेटेसिमल, क्या बना प्लैनेटेसिमल, यानी कि वो सबसे पहला पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल जिससे प्लैनेट की शुरुआत हुई, प्लैनेटेसिमल, और वो प्लैनेटेसिमल धीरे धीरे बड़ा होता गया, बड़े होते होते बना फिर प्रोटो प्लैनेट, और प्लूटो प्लैनेट के बाद बना फिर प्लैनेट। यानी कि उस रिंग में जो बहुत सारे पार्टिकल्स रोटेट कर रहे थे वो सारे पार्टिकल्स धीरे धीरे जुड़ते गए, और जुड़ने से फिर क्या हुआ, वो बना एक सिंगल पार्टिकल। देख रहे हो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, ये गायब नहीं हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और जुड़ते जुड़ते एक प्लैनेट का निर्माण हुआ। तो यहां पर ये जो वर्ड लिखा है ना बेटा, एक्रीशन, एक्रीशन का मतलब होता है जुड़ना, आपस में कलेक्ट हो जाना, इकट्ठा हो जाना। और अकॉर्डिंग टू लाप्लास ओनली वन रिंग, एक रिंग सेपरेट हुई। अब यही तो डिफरेंस आ गया, जबकि कांत ने क्या बोला था, 9 रिंग्स का। तो यहां देखो लिखा वन रिंग ऑफ मेटीरियल वॉज सेपरेटेड, रिंग एक निकली, वो एक रिंग फर्दर डिवाइड हो गई, विच फर्दर डिवाइडेड इनटू 9 रिंग्स। जबकि कांत ने कहा था 9 रिंग सेपरेट हुई। उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी, ध्यान देना, हमने ये पढ़ा था, जो कांत की थ्योरी थी उसमें कहा था कि ये जो रिंग सेपरेट हुई, रिंग सेपरेटेड, ठीक है, एंड दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड। कांत की थ्योरी में था दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड, ये रिपीट हुआ है ना, दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड। ओके, तो उससे 9 रिंग्स बनी थी, 9 रिंग्स सेपरेट हुई, टोटल 9 रिंग्स सेपरेट हुई। जबकि यहां पर कहता है इन स्टार्टिंग से ही जो है 1 2 3 करते करते क्या हुआ, वो एक रिंग कन्वर्ट हुई 9 रिंग्स में। यहां पे 9 रिंग्स बनी थी, यहां पर एक रिंग टूटी 9 रिंग्स में। ओके, तो यहां आप ये कंफ्यूज मत होना, जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया है कि जो लाप्लास है और कांत है दोनों में दूसरा डिफरेंस थ्योरी में क्या है, सब कुछ सिमिलर है, अदरवाइज कि इसमें 9 रिंग्स बनी थी जबकि इसमें एक रिंग बनी थी, वो डिवाइड हुई।
तो जो नेबुले थ्योरी ऑफ लाप्लास है उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन को, बट इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ एरर थे, ठीक है। तो लेकिन एक एजम्पशन हमें बिल्कुल सही मिला कि भैया सोलर सिस्टम जो बना था वो नेबुले क्लाउड से बना। तो ये आपकी तीन थ्योरीज हो गई बेटा सोलर सिस्टम को लेकर। अब इसके अलावा और भी थ्योरीज हैं आपकी, वो भी हम समझते हैं, ठीक है ना। पर पहले आप ध्यान रखें, इसमें जो मैंने पॉइंट्स लेके हैं ये आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर नोट करने के लिए स्टार में पॉइंट्स आपको दिए हैं, ध्यान रखना। अ जाइंट इंटरस्टेलर क्लाउड नोन एज द सोलर नेबुले, यानी कि एक बहुत बड़ा घूमता हुआ क्लाउड गैस और डस्ट का, इससे जन्म हुआ सोलर सिस्टम का। और सोलर सिस्टम के अंदर जो भी चीजें हैं, जो नेबुले है, ये स्टार्टेड इट्स कोलैप्स एंड कोर फॉर्मेशन सम इतना बिलियन ईयर्स अगो, एंड द सन एंड द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड अबाउट इतना बिलियन ईयर्स अगो। ये आपके कुछ फैक्चुअल डेटा हैं जो आप नोट कर सकते हैं। दिस इज अ फैक्चुअल डेटा, आप अपने पास नोट्स की फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये नोट है बेटा, ये कुछ नोट्स हैं, पॉइंट्स हैं, आप जनरल पॉइंट्स में आप इसको मेंशन करना। अच्छा, इसके बाद अब हम बात करते हैं अगली थ्योरी, नेक्स्ट थ्योरी। ये फोर्थ थ्योरी है। पहली थ्योरी हमने क्या पढ़ी, दोबारा बता रहा हूं। पहली थ्योरी हमने पढ़ी ब्यूफॉन्स थ्योरी, फिर हमने आपकी पढ़ी गैसियस हाइपोथेसिस गिवन बाय कांत, फिर हमने पढ़ी तीसरी थ्योरी एक जो नेबुले थ्योरी है गिवन बाय लाप्लास, और अब हम चौथी थ्योरी पढ़ रहे हैं प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन एंड मोल्टन। अब इस थ्योरी जो कि 1905 में आई थी, इनके अनुसार बोला कि भैया दो तारे थे, देयर वर टू स्टार्स, जिसमें से एक को बोला गया प्रोटोसन और दूसरे को बोला गया कंपेनियन स्टार। तो एक जो कंपेनियन स्टार था, तो एक सन ऑलरेडी था और एक कंपेनियन स्टार जो है वो सूरज की तरफ आने लगा, अप्रोच टू द सन। तो जो ह्यूज टाइड्स ऑफ हॉट गैस एंड स्मॉल पार्टिकल्स थे वो सन से बाहर निकले। क्या मतलब, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये ऑलरेडी एक इसको सन मान लो और दूसरा मैं यहां बना देता हूं, ये आपका एक कंपेनियन स्टार हो गया, कंपेनियन स्टार, ठीक है। जब ये इसके नजदीक से गुजरा, ठीक है, ये सन ऐसे जा रहा है, ये इसके नजदीक से गुजरा, तो दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगी और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सूरज से कुछ मैटर बाहर निकला। टाइड्स का मतलब क्या होता है, एक वेव सी बाहर निकली, कुछ पार्टिकल्स बाहर निकले, कुछ डस्ट बाहर निकला। तो यहां से जो डस्ट बाहर निकला वो सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व करने लग गया, ठीक है। तो यहां देखो क्या लिखा है, ह्यूज टाइड्स ऑफ हॉट गैसेस स्मॉल पार्टिकल्स वर पुल्ड आउट फ्रॉम द सन। क्यों, क्योंकि जो कंपेनियन स्टार था उसका बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल था सूरज के ऊपर, उसने वो प्रेशर एक्सर्ट किया, है ना। तो मैंने मेंशन भी कर दिया है, मैसिव ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय जायंट कंपेनियन स्टार। तो उसका परिणाम क्या निकला, द स्टार पास्ड दीज आर्म्स ऑफ गैस वर गिवन अ रोटेशनल मोशन। तो जो स्टार उसके पास से गुजरा उसने इन पार्टिकल्स को एक रोटेशनल मोशन दे दिया। और यहां पर देखो, नॉट दिस वन, ठीक है। तो ये जो गैसियस मैटर बाहर निकला इन दीज आर्म्स, तो वो कंडेंस हुआ इनटू अ सॉलिड मटेरियल एंड ग्रेजुअली ड्रू टुगेदर टू फॉर्म द प्लैनेट्स। यानी कि जो मैटर, ये देख रहे हो, ये स्टार सन, तो सन से कुछ मैटर बाहर निकला, वो जो मैटर बाहर निकला, इसी मैटर के बाहर निकलने पर यही मैटर रोटेट तो कर ही रहा था, रोटेट करते करते यही मैटर कंडेंस हुआ और कंडेंस होकर के धीरे धीरे इससे बन गए प्लैनेट्स। क्या बन गए बेटा, प्लैनेट्स, ओके। अब यहां पर चैम्बरलिन के द्वारा, ये मैंने जो यहां मेंशन करा है, देखना यहां पे क्या वर्ड लिखा है, लुक एट दिस टर्म, स्मॉल पार्टिकल्स। तो जो चैम्बरलिन थे, चैम्बरलिन ने इन स्मॉल पार्टिकल्स को क्या नाम दिया, इनको इन्होंने बोला प्लैनेटेसिमल। देखो मैंने यहां मेंशन करा है, लुक ओवर हियर, चैम्बरलिन टर्म्ड द डिटैच्ड स्मॉल पार्टिकल्स। चैम्बरलिन ने उस अलग हुए हुए पार्टिकल्स को नाम दिया प्लैनेटेसिमल्स। यानी कि वो प्लैनेटेसिमल स्मॉल पार्टिकल्स, वो स्मॉल पार्टिकल्स थे, क्या थे बेटा, स्मॉल पार्टिकल्स,
और वही स्मॉल पार्टिकल्स धीरे धीरे क्लम्प होते चले गए, एक्रीट होते चले गए, जुड़ते चले गए, और उन्हीं से फिर जन्म हुआ किसका? एक प्लैनेट का। तो इट एज्यूम्ड प्रोटोसन टू बी इनिशियली एज कोल्ड बॉडी। ओके, तो ये शैम्बरलिन और मोल्टन का मानना था। तो दिस वाज योर फोर्थ थ्योरी। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद आपकी जो पांचवी थ्योरी है, ये जीन एंड जेफरी, जिनका एक टाइडल और ग्रेविटेशनल थ्योरी नाम दिया गया 1918 में। ठीक है, इनके हिसाब से इन्होंने बोला कि एक सन तो पहले से था, बट उसके अलावा देयर वाज अनदर स्टार जिसको इन्होंने नाम दिया प्रोट्रूडिंग स्टार। क्या नाम दिया? इंट्रूडिंग स्टार। क्या नाम दिया? इंट्रूडिंग स्टार। तो जो सूरज था वो तो पहले से ही मौजूद था, और एक और बहुत बड़ा तारा इसके पास से गुजरा। तो वो बहुत ज्यादा बड़ा था साइज में प्रिमिटिव सन के मुकाबले। यही इंट्रूडिव स्टार जो था वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा था ऐसे रास्ते में जो सूरज के नजदीक से गुजर रहा था। तो सच अ पाथ दैट इट वाज कमिंग नियर टू द सन, और उसकी वजह से क्या हुआ? एक प्रेशर, एक फोर्स लगी, जैसे कि शैम्बरलिन मोल्टन में हमने देखा, एक फोर्स अप्लाइड हुई सन के ऊपर। तो उससे एक गैसियस टाइडल फोर्स ने क्या करा? सन के सरफेस पे जो फोर्स लगी, उस फोर्स ने क्या करा? एक मैटर बाहर निकाला सिगार शेप का। देखो ये मैटर मैंने यहां पर बना देता हूं। जैसे ये सन मान लो, और दूसरा हम मान लेते हैं एक प्रोट्रूडिंग स्टार। सॉरी, मैं नाम बार बार प्रोट्रूडिंग वर्ड आ रहा है, इट इज इंट्रूडिंग स्टार। इट इज इंट्रूडिंग स्टार। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इसके ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से सन के ऊपर जो सिगार शेप का मैटर बाहर निकला, एक मैटर बाहर निकला, और वो मैटर जो बाहर निकला वो सिगार शेप का निकला। अब इस सिगार शेप को आप देखें तो जो प्लैनेट्स हैं उसमें आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। आप अगर सभी प्लैनेट्स को अरेंज करें, देखो जुपिटर सबसे बड़ा है, फिर इधर इसका साइज छोटा होता चला जाता है। ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, और इससे पहले वाले जो है आपके मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स। तो अगर आप इन प्लैनेट्स के साइज को इस सिगार के हिसाब से देखें तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो दे टर्म दिस पर्टिकुलर जो मैटर बाहर निकला, इसको इन्होंने नाम दिया अ सिगार शेप मैटर केम आउट। और वो जो सिगार शेप मैटर बाहर आया, उसी के मैटर के कंडेंस होने से आपके प्लैनेट्स बने। तो देखो लिखा है विद द रिजल्ट a giant cigar shaped projection came out of the sun। एक प्रोजेक्शन बाहर आया which resulted into the formation of planets। they assume the sun as a hot and incandescent, यानी कि bright, incandescent मतलब bright, एक गर्म और bright ऑब्जेक्ट की तरह उन्होंने उसको कंसीडर किया। जबकि इन्होंने बोला था, मोल्टन ने क्या बोला था? इन्होंने एज्यूम किया था सन को कोल्ड बॉडी। तो डिफरेंसेस भी हैं। अगर हम शैम्बरलिन एंड मोल्टन की थ्योरी देखें तो इसमें और जीन जेफरी की थ्योरी में दो चीजों का अंतर है। मैटर यहां भी निकला था, पर इन्होंने सिगार वर्ड यूज नहीं किया, इन्होंने सन को कोल्ड बॉडी माना। जबकि जीन एंड जेफरी के द्वारा इन्होंने क्या बोला? सन एक हॉट और इनकैंडिसेंट ऑब्जेक्ट माना, और यहां पर एक सिगार शेप का मैटर बाहर आया। तो आपको कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि यार सब में सेम चीज ही पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, कुछ डिफरेंसेस हैं। तो ये आप एज अ नोट्स, आपको बहुत ही, मेरे ख्याल से रेयरली कोई किताब होगी जिसमें आपको इस तरह का मैटर दिया गया होगा। तो आप अपने नोट्स ऐसे बनाएंगे तो आपको स्टार्टिंग में ज्योग्राफी के कंसेप्ट को समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट और बाकी थ्योरीज की। यहां पर देखो दिखा रखा है सन, मोशंस ऑफ फिलामेंट्स। ये फिलामेंट्स क्या है? जो ड्रैग्ड आउट फ्रॉम द सन थ्रू ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, मासिव स्टार। ठीक है ना, वो जीन जेफरी वाला।
सॉरी ये चैम्बरलिन वाला है बेटा, ये कौन सा है, चैम्बरलिन। तो जो चैम्बरलिन में बताया था वो ये है, चैम्बरलिन का डायग्राम देख रहे हो, ये सन से एक मैटर बाहर निकला, ये मैसिव स्टार की वजह से। ओके, सो दिस वाज योर थ्योरी रिलेटेड टू सोलर सिस्टम। और अब एक आखिरी थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे जिसको कहा जाता है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस गिवन बाय रसल इन 1937। अभी तक तो हमने पढ़ा एक गैस था, देखो सबसे पहली थ्योरी क्या थी, सूरज से एक कॉमेट टकराया। दूसरी थ्योरी क्या आई कि एक बहुत बड़ा डस्ट पार्टिकल्स, कोल्ड पार्टिकल्स का, गैस का एक जो है मास का टुकड़ा था, है ना, हाइड्रोजन गैस एटम्स का एक बहुत बड़ा जो है एरिया था जिसको गैसियस हाइपोथेसिस नाम दिया। एक ने बोला कि एक क्लाउड बोल दिया उसे, उसी डस्ट पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दे दिया नेबुले, एक नेबुले हाइपोथेसिस आ गई। फिर एक थ्योरी आई जिसमें उन्होंने बोला सन के नजदीक से एक गुजरा। फिर दूसरे ने भी सेम चीज बोली, बस थोड़े टर्म्स चेंज कर दिए कि सिगार शेप में, सन वाज अ कोल्ड बॉडी, नहीं सन वाज अ हॉट बॉडी। फिर अब ये बाइनरी स्टार का मतलब क्या हुआ, इन्होंने बोला कि एक तारा तो सन पहले से ही था, दो तारे इसके अलग संग में और थे। तो एक्चुअली में इनके मुताबिक देयर वर टू स्टार्स, एक तारा नहीं दो तारे थे नियर द प्रिमिटिव सन शुरुआत में। अब शुरुआत में क्या हुआ, जो कंपेनियन स्टार था वो घूम रहा था सूरज के चारों तरफ। बाद में एक बहुत बड़ा जायंट स्टार जिसका नाम इन्होंने दिया अप्रोचिंग स्टार, वो ये अप्रोचिंग स्टार मान लो, इसको मान लो अप्रोचिंग स्टार, ठीक है, और ये सूरज के चारों तरफ घूम ही रहा है, ठीक है। तो इस अप्रोचिंग स्टार के पास आने से ये कंपेनियन स्टार हो गया, तो अप्रोचिंग स्टार कंपेनियन स्टार के नजदीक आया, ठीक है, केम नियर द कंपेनियन स्टार। लेकिन जो डायरेक्शन था ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अप्रोचिंग स्टार वाज अपोजिट टू दैट ऑफ कंपेनियन स्टार, ठीक है, यानी कि अगर ये ऐसे घूम रहा था तो ये ऐसे घूम रहा था। ओके, तो मैंने लिख दिया यहां पर कि डायरेक्शन अलग था। तो जो ग्रेविटेशनल और टाइडल फोर्स काम करा दोनों के बीच में, कंपेनियन स्टार और अप्रोचिंग स्टार के बीच में, उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ मैटर इजेक्ट हुआ बाहर। इन दोनों के, मेंशन कर देता हूं, इन दोनों के आपस में ग्रेविटेशनल और टाइडल फोर्स की वजह से कुछ मैटर बाहर निकला, तो वही लिखा है इजेक्शन ऑफ मैटर फ्रॉम कंपेनियन स्टार। तो इट स्टार्टेड रिवॉल्विंग इन द डायरेक्शन ऑफ जायंट अप्रोचिंग स्टार, और वो घूमने लग गया जायंट अप्रोचिंग स्टार के डायरेक्शन में। जो मैटर बाहर निकला वो ऐसे घूमा क्योंकि ये मैसिव था, ठीक है, और फाइनली ये कंपेनियन स्टार के अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लग गया। और उससे क्या हुआ, देखो यहां दिख रखा है, ये दो बाइनरी स्टार है, देख रहे हो, ये दो बाइनरी स्टार है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, और ये मैटर बाहर निकल गया। क्लियर हुआ? तो यहां पे थोड़ा डायग्राम से भी आपको दिखाया गया है। तो देयर वाज ऑलरेडी अ सन, और सन के चारों तरफ देयर वाज, इस तरह से मानो रोटेट कर रहा है एक कंपेनियन स्टार, और फिर यहीं पर हमें एक और मिला अप्रोचिंग स्टार। वो अप्रोचिंग स्टार ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, ठीक है ना। तो इनके डायरेक्शन डिफरेंट थे, तो इन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कुछ मैटर बाहर निकला, और वो बाहर निकल के इस डायरेक्शन में घूमने लग गया मैटर। तो ये आपका मैटर बताया गया किसमें, दिस पर्टिकुलर थ्योरी वाज गिवन बाय द बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस बाय रसल। तो यहां पर उन्होंने बोला सन पहले से ही था, दो तारे जो अलग थे, सन के चारों तरफ एक तारा घूम रहा था, जो उसको बोला गया कंपेनियन स्टार, कंपेनियन स्टार से मैटर निकला, ठीक है, और वो मैटर किसकी वजह से निकला, अप्रोचिंग स्टार की वजह से। और फिर वो मैटर जो बाहर निकला कंडेंस हुआ, ठंडा होकर के प्लैनेट्स बने, वो हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म हो गया। तो इन ऑल सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन को लेकर के मेजरली आपकी ये थ्योरीज हैं, और आप अगर चाहो तो सिर्फ नाम भी याद रख सकते हैं, तो दैट विल बी ऑल्सो इनफ। और यहां पर एक दिखा रखा है होइल्स सुपरनोवा हाइपोथेसिस, जिसका मानना था कि एक तारे का एक्सप्लोजन हुआ, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, और एक तारा मर रहा था, तो जो तारा मरा उसका मैटर जो बचा, उसी मैटर के बचे हुए, मतलब जो तारा मरा उसके बचे मैटर से ही जो है सोलर सिस्टम के ग्रह बने। और यहां मैंने इसकी थ्योरी दी है, ये आप अलग से कर सकते हैं, मैंने एडिशनल बता दी। मैंने मेंशन किया है दिस वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स अकॉर्डिंग टू होइल्स। इसके मुताबिक ऑलरेडी देयर वर टू स्टार, एक प्रिमिटिव सन था और एक कंपेनियन स्टार था। तो जो कंपेनियन स्टार था उसमें एक्सप्लोजन हुआ, यानी कि कंपेनियन स्टार जो है डाइंग स्टार, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ। जब वो मरा
तो उसकी वजह से जो उसका मैटर फैल गया, बहुत बड़ा मैटर जो फैला, वो सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व करने लग गया, और रिवॉल्व करने के बाद जो रिकॉइल था एक्सप्लोजन का, उस एक्सप्लोजन के रिकॉइल ने क्या करा, कंपेनियन स्टार के मैटर को क्या कर दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर भेज दिया सन के, ठीक है। और इसकी वजह से गैसियस मैटर जो बाहर आया वही धीरे 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 सर्कुलर और उसमें घूमने लगा और ठंडा हुआ, और फिर ठंडा होने के बाद इसने प्लैनेट्स का निर्माण कर दिया। तो इन ऑल अगर आप सारी थ्योरीज देखें, अगर आप सारी थ्योरी देखें तो सभी थ्योरी में 1 2 3 4 5 6 7 इन ऑल 7 थ्योरीज मैंने आपको बताई। पहली वाली थी बेटा कॉमेट और सन के टकराने वाली, दूसरी वाली थी गैसियस, तीसरी वाली थी नेबुले, फिर एक आपकी आई थी शैम्बरलिन और मॉल्टन, फिर आपकी आई थी एक जीन एंड जेफरी। इसमें बस अंतर मैंने आपको ये बताया था, यहां पे इन्होंने इसको माना था एक कोल्ड, सन को कोल्ड बॉडी, यहां पर इन्होंने माना था एक हॉट इनकैंडिसेंट, ठीक है। उसके बाद आपकी जो थ्योरी आपको मैंने बताई, एक रसल की थ्योरी मैंने आपको बताई, ठीक है, और एक हॉयल्स थ्योरी बताई, ठीक है। तो दीज आर दी 7 थ्योरीज रिलेटेड टू दी इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम। मैंने आपको कोशिश करी है कि बहुत ही सिंपल भाषा में विद जो है नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाए। तो फिलहाल आज की क्लास में मैंने आपको अर्ली थ्योरीज रिलेटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम खत्म कर दिया है। अब अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम अब पढ़ना शुरू करेंगे यूनिवर्स एंड यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज, ठीक है। चलिए, जय हिंद एवरीवन बच्चों।